महेंद्रनगर के राजा महेंद्र प्रताप अपने 3 पुत्रों के साथ शासन कर रहे थे। उनके सबसे बड़े पुत्र का नाम था धीर प्रताप, मंझले पुत्र का नाम कमल प्रताप और सबसे छोटे पुत्र का नाम अमर प्रताप था। उनके तीनों ही पुत्र कौशल और बड़े ही गुणवान थे। वे हमेशा राज्य के हित में कोई न कोई महत्वपूर्ण सलाह देते रहते थे। आओ पुत्रों, क्या नई नीतियां लेकर आए हो राज्य के हित के लिए? बताओ हमें। पिताजी, हमें लगता है कि राज्य की दीवारों के ऊपर हमें टूटे हुए कांच के टुकड़े लगा देने चाहिए। इससे दुश्मन या गुप्तचर सीमाएं पार नहीं कर पाएंगे। बहुत अच्छा सुझाव है पुत्र धीर। मंत्री जी, राजकुमार धीर की इस योजना पर जल्द से जल्द अमल किया जाए। राजकुमार कमल, तुम्हारा क्या सुझाव है? पिताजी, हम प्रजा के बीच कुछ समय बिता कर आए हैं। प्रजा के बीच सुख शांति तो बनी हुई है, लेकिन मनोरंजन की कमी है। हमें उनके लिए मनोरंजन, खेल कूद का प्रबंध करना चाहिए। जितना उनका मन प्रसन्न रहेगा, उतना ही हमारी उन्नति होगी। ये बात तो हमारे दिमाग में आई ही नहीं। बहुत अच्छे राजकुमार कमल, इस बात पर जल्द ही अमल किया जाएगा। पुत्र अमर, तुम्हारे दोनों भाइयों ने बड़े ही अच्छे सुझाव दिए हैं। अब तुम बताओ, तुम्हारा क्या सुझाव है? पिताजी, इस साल फसल अच्छी नहीं आई। राज्य के कुछ किसान ऐसे हैं जिनका गुजारा हर वर्ष उगने वाले फसल से होता है। हमारा ध्यान प्रजा के उन किसानों की तरफ भी होना चाहिए जिनके पालन पोषण होने में दिक्कत आ रही है। हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। हमें ऐसा नियम बनाना चाहिए कि अगर फसल अच्छी नहीं उगी है तो उस साल का लगान माफ कर दिया जाएगा। वाह अमर, तुमने तो हमारा दिल ही जीत लिया। इतनी गहराई से प्रजा की दिक्कतों को समझने के लिए एक दयालु नजर चाहिए। जैसा तुमने कहा है वैसा ही होगा। एक दिन राजा अपने मंत्री से अपने दिल की बात कह रहे थे। राज्य के मंत्री बड़े ही समझदार और हमेशा राज्य का हित सोचने वाले थे। मंत्री जी, हमारे तीनों ही पुत्र इतने होनहार हैं, बुद्धिमान हैं। हमें उन तीनों पर फक्र है। आप सही कह रहे हैं महाराज, लेकिन हमें आपके चेहरे पर यह परेशानी क्यों दिख रही है? हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि इन तीनों में से हम किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करें। ये तीनों ही एक से बढ़कर एक है। आप ही कुछ सुझाव दीजिए मंत्री जी। महाराज, तीनों ही राजकुमार सर्वगुण संपन्न हैं। चुनाव बड़ा ही कठिन है। क्यों न पहले हम इन तीनों का विवाह करा दें। हमारी सुलझन का समाधान क्या पता हमें खुद ही मिल जाए। आप ठीक कहते हैं मंत्री जी। पहले हमें इन तीनों का विवाह कर देना चाहिए। अगले दिन राज्य के मैदान में राजा, मंत्री और सभी दरबारी खड़े थे। साथ ही सोच में डूबे थे कि क्या होने वाला है। तभी वहाँ तीनों राजकुमार आ गए और राजा ने घोषणा की, आज ये आयोजन हमारे पुत्रों के विवाह के लिए हो रहा है। तीनों राजकुमार एक एक करके तीर हवा की ओर चलाएंगे और तीर जिस दिशा में जाकर गिरेगा उस दिशा के राजा की पुत्री से उनका विवाह होगा। दोनों बड़े राजकुमारों ने बारी बारी से तीर चलाया। मंत्री जी ने देखा कि तीर किस दिशा में गए हैं। राजकुमार धीर का तीर पश्चिम की ओर गिरा है। राजकुमार कमल का तीर उत्तर की ओर गिरा है। और अब बारी है तीसरे राजकुमार की। राजकुमार अमर जैसे ही तीर चलाने के लिए आगे बढ़े, उनकी आंख में कुछ गिर गया। ये क्या? मेरी आंख में इस वक्त क्या चला गया? मेरा ध्यान भटक गया है। अब क्या होगा? राजकुमार ने जैसे तैसे करके निशाना लगाया। राजकुमार का तीर एक सरोवर में जाकर गिरा है महाराज।
सैनिक तीर खोजने के लिए निकल गए और अगले दिन लौट आए। मंत्री जी राजा के पास तीनों तीर लेकर पहुंच गए। बताइए मंत्री जी, क्या खबर है? महाराज, राजकुमार धैर्य और कमल के तीर तो सही दिशा में गिरे हैं, लेकिन क्या मंत्री जी? राजकुमार अमर ने जो तीर चलाया था महाराज, वो एक सरोवर में गिर गया था। लेकिन जब सैनिकों ने उस तीर को ढूंढा तो वो एक मेढकों के घर में जा गिरा और वहां एक मेढकी के बगल में रखा मिला। ये आप क्या कह रहे हैं मंत्री जी? हम वचन दे चुके हैं, जिस भी दिशा में तीर जाकर गिरेगा उसी राजकुमारी से विवाह होगा। और यहाँ तो कोई राजकुमारी है ही नहीं, एक मेंढकी है। हम कैसे एक मेंढकी से राजकुमार का विवाह कर दें? महाराज, आप चाहे तो अपना वचन वापस ले सकते हैं। इस घटना को हम सब एक दुर्घटना समझकर भूल जाएंगे। नहीं मंत्री जी, एक बार जो बात हमने कह दी वो वचन हमने दे दिया, उसे पूरा करना ही हमारा धर्म है। हम भले ही भूल जाएंगे, लेकिन इतिहास हमेशा याद रखेगा कि कैसे राजा महेंद्र ने अपने पुत्र मोह में आकर अपना वचन नहीं निभाया। हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। हमारे तीनों पुत्रों का विवाह अगले 7 दिनों में ही होगा। अमर को जब ये बात पता चली कि सरोवर से मेंढकी को ले आया गया है और उसका विवाह एक मेंढकी से होने जा रहा है, तो वो अपने पिताजी के पास पहुंच गया। पिताजी, मैं एक मेढकी से कैसे विवाह कर सकता हूँ? ये संभव नहीं है। मैं एक इंसान हूँ और ये मैं नहीं कर सकता। आप कहें तो मैं जीवन भर विवाह ही नहीं करूंगा। पुत्र, हमने सारी प्रजा के सामने ये घोषणा की थी। तुम्हारे तीर ने तुम्हें धोखा दे दिया, तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। हमें अपना वचन निभाना ही पड़ेगा। आप मुझे दंड दे दीजिए, नहीं बनना मुझे उत्तराधिकारी। आप मुझे निकाल दीजिए इस महल से, लेकिन इतनी बड़ी सजा मत दीजिए पिताजी। पूरे संसार में मेरा जीवन हंसी का पात्र बन जाएगा। तुम्हें अपने पिता का वचन रखना ही होगा अमर। चाहो तो इसे अपना भाग्य समझ लो या फिर अनहोनी, फैसला तुम्हारा है। लेकिन कल हमारे तीनों पुत्रों का विवाह होकर रहेगा। अगले दिन तीनों राजकुमारों का विवाह संपन्न हुआ। अरे ये कैसा विवाह! हमारे छोटे राजकुमार के भाग्य में ये कैसी अनहोनी लिखी थी। एक मेंढकी से विवाह। आज हमारे तीनों पुत्रों का विवाह हो गया है। हम बहुत प्रसन्न हैं। राजकुमार धीर और कमल राजकुमार अमर के पास आए और उसका मजाक बनाने लगे। और अमर, कैसी है तुम्हारी पत्नी मेंढकी? ट्र ट्र करके तुम्हारी नींद तो खराब नहीं की ना उसने, हाँ? भैया ऐसा मत कहिए। अब तो हमारे राजकुमार अमर भी कुछ दिनों में इसी भाषा में बात किया करेंगे। अमर को अपने भाइयों की बात सुनकर लज्जा आ रही थी। आप दोनों मेरे बड़े भाई हैं। आप दोनों ने मेरा साथ दिया होता तो आज मेरा विवाह एक मेंढकी से ना हुआ होता। पिताजी की बात को काटने की हिम्मत हम में से किसी को नहीं है, और तुम्हारी भलाई इसी में है कि इस बात को कुछ दिनों के लिए ऐसे ही छोड़ दो। कुछ दिनों बाद जब सब भूल जाएंगे, तुम किसी अच्छी सी राजकुमारी से शादी कर लेना। हाँ, हम खुद पिताजी से बात करेंगे। बस इस बात को कुछ दिन और बीत जाने दो। शादी के 2 दिन बाद मंत्री जी राजा जी के पास आए और बोले, महाराज, रस्म के हिसाब से कल सभी बहुओं की पहली रसोई है और वे तीनों अपनी पहली रसोई में खीर बनाएंगी। मंत्री जी, अच्छा हुआ कि आपने हमें यह बता दिया। हमारे पुत्रों की माँ रानी कलावती आज यहाँ होती तो कितने अच्छे से ये रस्म की जाती। मंत्री जी, आप हमें बताइए कि हम इस रस्म को और अच्छा करने के लिए
क्या कर सकते हैं? महाराज, आपको जिस भी बहू के हाथों की बनी खीर पसंद आए, आप उसके नाम का एक बगीचा बनवा दीजिए। ठीक है मंत्री जी, ये अच्छा सुझाव है, हम ऐसा ही करेंगे। राजा ने पहली रसोई के बारे में सबको बताया और ये सुनकर राजकुमार अमर उदास हो गए और अपने कक्ष में आ गए। पता नहीं पिताजी बिना सोचे समझे ऐसा फैसला क्यों लेते हैं। कल फिर एक बार सभी को हमारा मजाक बनाने का मौका मिल जाएगा। तभी वहाँ मेंढकी आ गई और राजकुमार को उदास देखकर बोली, क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों बैठे हुए हैं? अमर ने चौंक कर इधर उधर देखा। ये कौन बोला? मेरे कक्ष में तो और कोई है ही नहीं। ये मैं हूँ, आपकी पत्नी। मेरा नाम नयनतारा है। नयनतारा, तुम बोल भी सकती हो? ये कैसे संभव है? समय आने पर आपको सब पता चल जाएगा। आप मुझे बस इतना बताइए कि आप इतना परेशान क्यों हैं? कल तीनों बहुओं की पहली रसोई है, जिसमें तीनों को खीर बनानी है, और जिसकी खीर सबसे स्वादिष्ट हुई उसके नाम का एक सुंदर बगीचा बनवाया जाएगा। ठीक है, इसमें इतना परेशान होने की कोई बात नहीं है। आप आराम से सो जाइए। राजकुमार अमर कुछ देर परेशान रहा, फिर थक हार कर सो गया। रात हो चुकी थी। नयनतारा ने राजकुमार को देखा तो वो गहरी नींद में सो रहा था। वो धीरे से महल से बाहर आ गई और सरोवर के पास जा पहुंची। उसने 3 बार ताली बजाई और वो एक सुंदर सी राजकुमारी के रूप में आ गई। आओ सखियों, दुख सुख की बातें करें। सरोवर में से 5 मेंढकी निकली और उन सभी ने 3 बार ताली बजाई और वे सब भी एक सुंदर स्त्री में बदल गई। कैसी हो तुम नयनतारा? तुम्हारे बिना तो हमारा मन ही नहीं लग रहा। मैं भी तुम सबको बहुत याद करती हूँ। चलो ना, हम एक बार फिर चौकड़ी बनाते हैं, खेल कूद करते हैं। देखो कितनी सुंदर चांदनी रात है। आओ हम सब नृत्य करें और झूम उठें। सभी स्त्रियों ने गाने गाए, नृत्य किया, ढेर सारी बातें करी। फिर कुछ देर बाद नयनतारा बोली, अब मुझे तुम सबसे एक बहुत ही आवश्यक बात करनी है। नयनतारा ने सब कुछ बता दिया। बस इतनी सी बात। सभी स्त्रियां एक कुटिया में गई। उन्होंने देखा कि उस घर के वासी सो रहे हैं। वे सब बाहर आंगन में बने चूल्हे पर खीर बनाने लगी। इतनी अच्छी सुगंध आ रही है। खुली चांदनी रात में ऐसा लगता है मानो चांद ने अपनी चांदनी इस खीर पर बिखेर दी हो। इस खीर को खाकर कल सभी लोग प्रसन्न हो जाएंगे। तुम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नयनतारा खीर लेकर महल में लौट आई। अगली सुबह राजकुमार परेशान हो रहा था। आज उस मेढकी को खीर बनानी है, न जाने क्या होगा। एक बात तो तय है, इस सब के बीच हमारा मजाक खूब उड़ाया जाएगा। तभी उसकी नजर कटोरे पर पड़ी जिसमें खीर रखी हुई थी। ये क्या, इतनी सुगंधित खीर मेरे कक्ष में क्या कर रही है? मैंने कहा था ना कि आप चिंता मत करिएगा। ये खीर तुमने बनाई है? कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। राजा के सामने सारा परिवार प्रस्तुत हो गया। बड़ी बहू और मंझली बहू खीर का कटोरा लिए खड़ी थी। हम बहुत खुश हैं कि हमारी तीनों बहुओं ने इतने प्यार से हम सब के लिए खीर बनाई है। हमारी छोटी बहू से हमें उम्मीद नहीं थी, लेकिन कैसे उन्होंने हमारी इस बात को समझा और ये खीर बनाई। हम इस बात की सराहना करते हैं। राजा ने सबसे पहले बड़ी बहू की खीर चखी। खीर बिना मीठे की खीर नहीं कहलाती बहू।
शायद आप इसमें मीठा डालना भूल गई हैं। बड़ी बहू की खीर राजा को कुछ खास पसंद नहीं आई। फिर उन्होंने मंझली बहू की बनाई खीर चखी। ये खीर नहीं है, चाशनी है। इतनी मिठास कि हमारे गले में चावल ही फंस गए हैं। राजा की नजर अब तीसरी कटोरी पर थी। वे अपने मन ही मन बड़बड़ाने लगे। 2 लड़कियों से ऐसी खीर बनी है तो पता नहीं इस मेंढकी ने कैसी खीर बनाई होगी। राजा ने जैसे ही मेंढकी की खीर चखी वे आनंदित हो गए। उन्हें खीर बहुत अच्छी लगी। ये कितनी सुगंधित और स्वादिष्ट खीर है। हमने आज तक ऐसी खीर नहीं खाई। हमें सबसे स्वादिष्ट खीर छोटी बहू की लगी है। इसी खुशी में हम उनके नाम का बगीचा अपने महल में लगवाना चाहते हैं। राजकुमार अमर उत्साह में बोला। महाराज, हमने अपनी पत्नी का नाम नयनतारा रखा है। आप इसी नाम से एक बगीचा बनवा दीजिए। ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा राजकुमार अमर। तुमने बहुत अच्छी खीर बनाई, लेकिन कैसे? राजकुमार, मैंने आपसे कहा था ना कि आप धैर्य रखिए, समय आने पर सब कुछ सामने आ जाएगा। राजकुमार अमर तो इसी बात से खुश था कि उसका मजाक नहीं बना। दोनों बहुएं अपनी हार से नाखुश थी। मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही है कि एक मेंढकी ने इतनी स्वादिष्ट खीर कैसे बनाई। ये बात तो हमें भी समझ में नहीं आ रही है। क्या पता इसके पीछे कोई राज हो। हमें देवर जी के कक्ष के बाहर एक गुप्त पहरा लगवाना होगा। ठीक है, मैं इसका प्रबंध करता हूँ। बहुत जल्द ही ये पहेली सुलझ जाएगी। एक दिन राजा ने एक बार फिर से एक प्रतियोगिता की घोषणा की। आज हम एक प्रतियोगिता का ऐलान कर रहे हैं। जो भी बहू मंदिर में भगवान की मूर्ति के लिए सबसे सुंदर पोशाक बनाएगी, हम उसे इस महल का पुश्तैनी हार देंगे। अब अमर फिर से चिंता में डूब गया। खीर बनाने तक तो ठीक था, लेकिन भगवान की मूर्ति के लिए पोशाक बनाना तो बड़ा ही कठिन होगा। तुम कैसे इस प्रतियोगिता में भाग ले पाओगी? एक काम करता हूँ, पिताजी से जाकर कह देता हूँ इस प्रतियोगिता को खारिज कर दे। अरे, आप चिंता क्यों करते हैं? आपकी ये बार बार चिंता करने की आदत से आपको कितनी बीमारियां हो सकती है, जानते भी हैं आप? तुम्हें ये सब कैसे पता? देखिए, चिंता तो सभी प्राणियों को होती है। आप इंसानों को अलग तरीके की होती है और जीव जंतुओं को अपने भोजन के प्रबंध की, अपने जीवन की। लेकिन हमें चिंता करके कुछ भी हासिल नहीं होता है। राजकुमार अमर मेंढकी की ज्ञान भरी बातें सुनकर प्रभावित हो गया। अरे, तुम तो बहुत ही समझदार हो और तुम्हारी बातें भी बड़ी ही अच्छी है। इतना अनुभव तुम्हें कैसे मिला? अनुभव तो हर किसी के पास है, बस हम उस अनुभव को ज्ञान में नहीं बदलते। आप चिंता मत करिए और आराम से सो जाइए। राजकुमार के सोने पर मेंढकी कक्ष के बाहर आई और उसने देखा कि कुछ सिपाही बाहर पहरा दे रहे हैं। इन पहरेदारों की नजरों से बचकर निकलना। पहरेदारों से बचते बचते मेंढकी अपनी सखियों के पास आ पहुंची और वे सभी फिर से स्त्री बन गई। तुम लौट आई मेरी प्रिय नयनतारा, तुम वापस आ गई। हमने तुम्हें बहुत याद किया। खीर कैसी बनी थी नयनतारा? खीर तो बहुत स्वादिष्ट बनी थी। महल में मेरे नाम का एक बगीचा बन गया है। हम सभी के मनपसंद फूल चमेली पूरे महल को महकाते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। कितने दिन हो गए हमें बाग बगीचों में खेले हुए। सभी स्त्रियां ये सुनकर उदास हो गई, जैसे कि वे सब अपने पुराने दिन याद कर रही हो। कुछ देर बाद नयनतारा बोली, एक नई प्रतियोगिता महल में होने वाली है। मुझे भगवान जी की मूर्ति के लिए पोशाक बनानी है। जिस बहू की पोशाक सबसे सुंदर और नाप एकदम सही होगा, उस बहू को महल का पुश्तैनी हार मिलेगा। पोशाक बनाना कौन सा मुश्किल काम है? तुम्हें पता है ना मूर्ति कितनी लंबी है? हाँ, मुझे पता है। मूर्ति 4 बिलान की है। मैंने सारा नाप ले लिया है और मैं ये सारे कपड़े और सुई धागा भी लेकर आई हूँ। ठीक है, चलो सुंदरियों,
हम एक सुंदर सा पोशाक बना लेते हैं। तुम ओढ़नी बनाओ, तुम कुर्ता बनाओ, तुम मुकुट बनाओ और मैं बनाती हूँ धोती, और फिर हम सब मिलकर उस पर सितारे लगाएंगे। उन सभी ने एक सुंदर पोशाक बना दी। ये तो बड़ी ही सुंदर पोशाक तैयार हो गई है। हमारे कृष्ण कन्हैया तो इतने मनमोहक हैं और इस पोशाक में तो वे सबको मोहित कर लेंगे। पोशाक लेकर नयनतारा महल में लौट गई। अगली सुबह सबने सुबह की आरती की और फिर राजा ने कहा, तो दिखाइए, आप तीनों ने भगवान की मूर्ति के लिए कैसी पोशाकें बनाई हैं? राजा ने बड़ी बहू की बनाई पोशाक देखी और गुस्से में बोला, ये क्या? इस पोशाक की तो सिलाई ही उधड़ी हुई है। ये पोशाक हम कृष्णा की मूर्ति को नहीं पहना सकते। बहू, आपको इस बारे में ध्यान देना चाहिए था। क्षमा कीजिएगा पिताजी, मैं अभी ठीक कर देती हूँ। अब कोई आवश्यकता नहीं है। मंझली बहू, आप अपनी बनाई हुई पोशाक दिखाइए। मंझली बहू ने बहुत ही छोटी पोशाक बना दी थी। ये क्या? आपने तो नाप ही गलत बना दिया। मूर्ति 4 बिलांद की है और आपकी ये पोशाक तो बहुत छोटी बन गई है। हे भगवान, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? छोटी बहू ने क्या ही पोशाक बनाई होगी। हमने आज पोशाक बदलने का वचन लिया था। मंत्री जी से कह के एक नई पोशाक तैयार करवानी होगी। तभी राजकुमार अमर नयनतारा की बनाई हुई पोशाक राजा को दिखाता है। पिताजी, ये पोशाक कैसी है? ये नयनतारा ने बनाई है। इतनी सुंदर अद्भुत पोशाक, कितनी अच्छी है। हम इस पोशाक को ही कान्हा जी की मूर्ति को पहनाएंगे। नयनतारा वाली पोशाक सच में बहुत ही सुंदर थी। बड़े और छोटे राजकुमार ने एक दूसरे को इशारा किया और समय से पहले ही राजा के पास पहुंचकर बोले, पिताजी, हम चाहते हैं कि आप इतनी जल्दी कोई भी फैसला ना लें। एक और प्रतियोगिता कराई जाए। हाँ पिताजी, एक और प्रतियोगिता तो होनी ही चाहिए। कुछ ऐसी जो आमने सामने हो, सब कुछ सबके सामने हो। राजा को समझ में आ गया था कि दोनों बेटे और बहुएं अब निराश हो रहे हैं। उन्होंने फिर एक बार घोषणा की, ठीक है, अगर तुम सबको इससे संतुष्टि मिलती है तो ऐसा ही होगा। कल एक और आखिरी प्रतियोगिता होगी। दरबार में जो भी बहुएं सबसे अच्छा गाना गाएंगी उसे पुश्तैनी हार मिलेगा और उसके पति को मिलेगी इस राज्य की राज्य गद्दी। राजगद्दी? पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ पिताजी, आप क्यों इतनी जल्दी ये राजगद्दी छोड़ना चाहते हैं? हमने तो ये तुम सबके विवाह से पहले ही सोच रखा था, लेकिन अब हम और इंतजार नहीं कर सकते। आप तीनों ही काबिल हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए हम ये फैसला नहीं ले पा रहे थे, लेकिन अब तुम्हारी पत्नियां हमारा ये काम आसान कर देंगी। बड़ी बहू और मंझली बहू आपस में मिल गई। अब हम वैसा ही करेंगे जैसा वो मेंढकी करती है। हाँ, वो जो भी करती है महाराज को पसंद आ जाता है। चलो हम देखने चलते हैं कि वो कर क्या रही है। दोनों चुपके से मेंढकी को देखने लगे। ये बात मेंढकी को पता चल गई। उसने चालाकी से उन दोनों के सामने जानबूझकर ठंडा पानी पी लिया। इसने तो ढेर सारा ठंडा पानी पी लिया है। ठीक है, अब हम भी ऐसा ही करेंगे। लेकिन इससे अगर हमारा गला खराब हो गया तो? तुमने देखा ना कि मेंढकी ने क्या किया। वो हर बार प्रतियोगिता में जीत जाती है। इस बार हम उसे जीतने नहीं देंगे। मेंढकी ने देखा कि राजकुमार अमर सो रहा है। वो कक्ष से बाहर निकल गई, लेकिन राजकुमार सोए नहीं थे, केवल नाटक कर रहे थे। तुम कहाँ जाती हो? इस बात का पता आज हम लगा कर ही रहेंगे।
राजकुमार मेंढकी का पीछा करते करते सरोवर के पास आ पहुंचा। उसने देखा कि 3 ताली बजाते ही सारी मेंढकी सुंदर स्त्रियां बन गईं। उसे यकीन ही नहीं हुआ और वो उनके पास पहुंच गया। ये क्या? तुम तो एक लड़की हो, और ये सब कौन है? ये सब क्या हो रहा है? कौन हो तुम सब? राजकुमार, आपको ये सब नहीं देखना चाहिए था, लेकिन अब तो आपने सब कुछ देख लिया है, इसलिए अब आपसे सच छुपाने का कोई फायदा नहीं है। आज मैं आपको अपना राज बताती हूँ। कुछ समय पहले मैं और मेरी ये सखियाँ इस सरोवर के पास खेल रहे थे। हम एक दूसरे में इतने व्यस्त थे कि हमें मालूम ही नहीं पड़ा कि एक साधु महाराज तपस्या कर रहे थे। हम एक दूसरे पर पानी उछाल रहे थे और जोर जोर से हंस रहे थे। इसी बीच उन साधु महाराज की तपस्या भंग हो गई और उन्होंने गुस्से में आकर हम सबको श्राप दे दिया कि अब हम सब जीवन भर मेंढकी बनकर उछल कूद करती रहेंगी। हमने उनसे बहुत क्षमा मांगी तो फिर उन्हें हम पर दया आ गई। उन्होंने हमें हर रात कुछ घंटों के लिए अपने रूप में आने की अनुमति दे दी और उन्होंने कहा कि ये श्राप उस दिन टूटेगा जब कोई सच्चा आदमी हमारे लिए अपना लहू बहाकर उस पत्थर पर लगा देगा। उस पत्थर के ऊपर ही वे साधु महाराज ने तपस्या की थी। राजकुमार अमर नयनतारा की इस सच्चाई से खुश था। उसने सोचा भी नहीं था कि जिसे वो एक मेंढकी समझ रहा था वो राजकुमारी थी। ठीक है, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। आप सभी ने अपने हिस्से की सजा काट ली है और अब तक मैं उस तीर वाली प्रतियोगिता को कोसता था, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि ऐसा क्यों हुआ। क्या सच में आप हम सबको मुक्ति दिलाएंगे? हाँ, मैं आप सभी को मुक्ति दिलाऊंगा। अमर ने अपनी तलवार से अंगूठे को चीरा और निकला हुआ खून पत्थर पर गिर गया। आपका ये श्राप कब टूटेगा? कल सुबह दरबार लगने तक ये श्राप टूट जाएगा राजकुमार। दरबार लग चुका था, प्रतियोगिता शुरू होने वाली थी। आज तो ये मेंढकी हमसे जीत नहीं पाएगी। हमने वही किया है जो मेंढकी ने किया है। प्रतियोगिता शुरू हो गई। पहले बड़ी बहू ने गाना शुरू किया, लेकिन वो गा ही नहीं पा रही थी। फिर मंझली बहू ने गाना गाया तो उनकी आवाज फटी हुई थी। क्या हुआ? आप दोनों गा क्यों नहीं पा रही हैं? मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा है। मेरी आवाज तो निकल ही नहीं रही है। ये सब ठंडा पानी पीने की वजह से हुआ है। ठंडा पानी? क्या आप दोनों को मालूम नहीं था कि आज प्रतियोगिता है और आप दोनों ने ठंडा पानी पी लिया? आप दोनों को अपने पति के भविष्य की कोई चिंता नहीं है। इस प्रतियोगिता का अब अंत करते हैं। एक मेंढकी से क्या ही गाने की उम्मीद की जाए। नहीं महाराज, जब आज तक मौका दिया है तो आपको आज भी मौका देना चाहिए। तुम ठीक कहते हो। छोटी बहू का गाना अभी बाकी है, इसलिए अभी ये प्रतियोगिता खत्म नहीं हुई है। लो, अब एक मेंढकी गाना गाएगी। यही दिन देखना रह गया था। हमारे दरबार में ऐसी विचित्र चीजें होती हैं कि प्रजा के मनोरंजन के लिए कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं है। उन्हें रोज दरबार में कोई न कोई मनोरंजन मिल ही जाता है। ठीक कहा तुमने। लगता है हम तीनों में से पिताजी को कोई भी उत्तराधिकारी नहीं मिल पाएगा। तभी एक प्रकाश निकला और मेंढकी एक सुंदर स्त्री बन गई। सभी उसे देखकर हैरान रह गए। पिताजी, आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं एक गाना प्रस्तुत कर सकती हूँ? तुम कौन हो बेटी? मैं आपकी छोटी बहू नयनतारा। कई वर्षों से एक मेंढकी के शरीर में कैद थी। मुझे आपके पुत्र ने स्वतंत्र किया है। अमर, क्या ये सच है? जी पिताजी, नयनतारा दक्षिण दिशा के राजा सिद्धेश प्रताप की पुत्री हैं। साधु से श्राप मिलने के कारण एक मेंढकी का जीवन बिता रही थी। तुम्हें तुम्हारा पुराना जीवन वापस मिल गया। इसके लिए तुम्हें बहुत बधाई। तुम अपना गाना शुरू कर सकती हो। छोटी बहू नयनतारा का गाना सभी को बहुत अच्छा लगा। तुमने बहुत ही अच्छा गाना गाया पुत्री। ये लो, तुम्हारे लिए हमारा ये पुश्तैनी हार। धन्यवाद पिताजी।
हम राजकुमार अमर को अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हैं। और इसके बाद सभी खुशी खुशी एक परिवार होकर रहने लगे और नयनतारा और उसकी सखियां श्राप से मुक्त हो गई।